नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास न्यू जस्टिस सूर्यकांत जी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि एक तो जाति जनगणना जो है वो हमें डिवाइड नहीं कर सकती है, और एक और टिप्पणी की गई है कि 50% से जो ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये लिमिट थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, इसका पालन किया जाना चाहिए। अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे अपमान कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या बातें कही जा रही हैं, क्यों सारी चीजें यहाँ पर निकल करके आई हैं और अचानक से मुद्दा क्यों शुरू हो गया। तो द हिंदू में आर्टिकल निकला था, कास्ट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिवाइड अस वेदर Whatever the circumstances, CJI कांत इन्होंने ये बोला है। चलो भाई, तो 25 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जाति हमें विभाजित नहीं करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। हम जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, ये जाति की वजह से डिवाइड ना हो, और ये बहुत सही चीज इनके द्वारा यहाँ पर कही गई है। ये टिप्पणी उस समय आई जब सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र में स्थायी निकायों के चुनावों में ओबीसी राजनीति आरक्षण की वैधता, उसकी सीमा और संविधान के आरक्षण ढांचे की व्याख्या पर सुनवाई कर रहा था। ये मामला जाति जनगणना, 50% आरक्षण सीमा और स्थानीय प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रश्नों का केंद्र बन गया है। आगे बात करते हैं, मामला क्या था। तो महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीति आरक्षण विवाद चालू था क्योंकि महाराष्ट्र में 2022 से स्थानीय निकाय चुनाव रुके हुए हैं इसी वजह से। ठीक है, कारण क्या है? तो ओबीसी आरक्षण लागू करने पर यहाँ पर कानूनी विवाद हो गया है। ओबीसी आरक्षण यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से लागू नहीं हुआ, इस वजह से 2022 से स्थानीय निकाय चुनाव यहाँ नहीं हो रहे हैं। राज्य जेठे बंठिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 27% ओबीसी राजनीतिक आरक्षण प्रस्तावित किया है। इससे कई निकायों में कुल आरक्षण 70% से अधिक हो रहा था। जो संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आरक्षण 50% की जो सीमा है उसका उल्लंघन कर रहा था, और यही पूरा मामला था कि भैया 75% तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ना। 2 दिसंबर 2025 को यहाँ पर चुनाव प्रस्तावित हैं। अब 2022 के बाद कुल 288 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इसमें से 57 निकायों में जहां चुनाव होने वहां आरक्षण 50% के ऊपर है। राज्य चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि ये सीमा का उल्लंघन है, परंतु राज्य सरकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तर्क देती है कि हमारे यहाँ जितने प्रतिनिधि हैं उनके अनुपात में ही तो हम उनको आरक्षण देंगे, तो इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सीजीआई की मुख्य टिप्पणी क्या है? उन्होंने बोला समाज को जाति से विभाजित नहीं करने दिया जा सकता है। जातिगत जनगणना पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलील पर सीजीआई ने कहा कि हमें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना है। ये टिप्पणी संविधान की इक्वालिटी प्रिंसिपल्स आर्टिकल 14, 15, 16 और आधुनिक सामाजिक न्याय बहस का केंद्र में रखी जा रही है। चुनाव होने जरूरी है, लोकतांत्रिक संसाधनों का पुनरुद्धार। स्थानीय निकायों पर 2022 से प्रशासन बैठे हैं। जमीनी स्थान पर संसाधन जो है उनका पुनर्जीव करना जरूरी है। लोग अपने प्रतिनिधित्व नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने संकेत दिया है कि चुनाव रुकने नहीं चाहिए, भले ही ओबीसी जो रिजर्वेशन की सीमा है उसमें बढ़ाओ घटाओ ये सारी चीजें चल रही हों। 57 सीटें कार्यवाही के परिणाम के अधीन है। 57 सीटें 50% से अधिक आरक्षण वाली हैं। कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव हो सकते हैं, पर ये सीटें कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अधीन नहीं होंगी। ओबीसी प्रतिनिधि संतुलित होने चाहिए। उन्होंने बोला है कि चुनाव में सबसे ज्यादा ओबीसी प्रतिनिधि हैं क्योंकि उनको ज्यादा आरक्षण दिया गया है, तो उसको आप थोड़ा संतुलित करिए। सीजीआई ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, ओबीसी की पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ये सभी अन्य समुदायों को बाहर करके नहीं होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ओबीसी वर्ग को उनके प्रतिनिधित्व नहीं मिलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व के चक्कर में बाकी जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनको उनका प्रतिनिधि ना मिल पाए। ठीक है, ये सामाजिक न्याय का जो संतुलन है उसका सिद्धांत है, और आप उसमें ऐसी गड़बड़ी ना करें। संवैधानिक और न्यायिक संदर्भ क्या कहता है? 50% की आरक्षण की सीमा बताई गई है। अब स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को त्रिस्तरीय जांच पास करना होता है, जैसे कि राज्य आयोग द्वारा पिछड़ेपन का प्रत्यक्ष आंकड़ा दो, पहले आप ओबीसी आरक्षण का अनुपातिक इसमें निर्धारण कर दो आंकड़े के बाद, और फिर उसके बाद जब आंकड़े आ जाए निर्धारण के, फिर 50% के भीतर उनमें डिवाइडेशन कर दो और उनको आरक्षण दे दो। महाराष्ट्र के कई निकायों ने इसका ऑलरेडी उल्लंघन कर रखा है और वहां पे ये सारी चीजें धल्लाड़े से चल भी रही हैं। 50-75% तक वहां पर आरक्षण है। इंदिरा सानी 1992 मंडल केस।
आरक्षण सिद्धांतों पर आधारशिला कहा जाता है क्योंकि ये 50% सीमा की बात करता है। जाति को बैकवर्डनेस के एक मापदंड के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। संविधान का पार्ट 9 और पार्ट 9A 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है ये स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, SC/ST महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण और OBC आरक्षण राज्यों पर निर्भर तथा न्याय केंद्रित कंट्रोल में होता है, ये बात कहता है। जाति जनगणना का प्रश्न, तो इंदिरा जयसिंह का तर्क है कि 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। OBC आबादी का प्रतिशत ज्ञान कम है, इसीलिए अनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने 2027 में जाति जनगणना कराने की घोषणा यहाँ पर करी है। मुख्य बहस क्या है? OBC पॉलिटिकल रिजर्वेशन बनाम इक्वालिटी ज्यूरिप्रूडेंस। यहाँ पे बोला गया है कि आप प्रतिनिधित्व जो है वो समानता को देखते हुए चुनिए ना, आप क्यों सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि 75% OBC प्रतिनिधित्व खड़े होंगे और बाकी सब में सबको कवर किया जाएगा। तो OBC का तर्क है कि अनुपातिक जनसंख्या आधार पर राजनीतिक ये सही है, हम सही कर रहे हैं। विरोध में तर्क है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में ओवर रिजर्वेशन से जनरल कैंडिडेट्स का मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाता है और वो चुनाव में खड़े नहीं हो पाते हैं बेचारे। क्या 50% की सीमा बदली जा सकती है? तो पीठ ने संकेत दिया 50% की सीमा OBC आरक्षण और साक्ष्य आधारित आरक्षण है। इसके संवैधानिक ढांचे को पुनः संविधान पीठ को ये भेज सकती है और भविष्य में अगर बड़े संवैधानिक सुधार होते हैं तो फिर शायद इसकी सीमा को चेंज भी किया जा सकता है। ना जातिगत जनगणना की बात कर लेते हैं, तो इस प्रकरण के आधार पर निबंध में निम्न उपयोगी तर्क निकाले जा सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक मैपिंग, टारगेट वेलफेयर एंड कास्ट इनइक्विटीज का समाधान। आगे आ जाते हैं नेगेटिव लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। जाति पहचान की राजनीति का विस्तार, सामुदायिक ध्रुवीकरण एंड बैकवर्डनेस की प्रतिस्पर्धा संवैधानिक समानता का हास है और ऐसा नहीं होना चाहिए। CGI का जो वक्तव्य है कि जाति हमें विभाजित नहीं कर सकती है, वो सही बात है, क्योंकि ऐसे में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं और हमारे माइंड में ना अन्य जाति को लेकर के जो कुरीतियां हैं वो बढ़ जाती हैं। प्रशासनिक प्रभाव, तो 2022 से रुके चुनाव संभवतः अब आयोजित हो पा रहे हैं। 70% निकायों पर प्रोविंशियल चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को OBC प्रतिशत का विस्तृत खाका पेश करने का आदेश दिया गया है और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, योजनाएं, शहरी परियोजनाएं और ग्रामीण निकायों की जो कार्य क्षमता है उसमें सुधार आएगा। तो इस मुद्दे पर भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सामने ला दिए गए हैं कि संवैधानिक संतुलन, सामाजिक न्याय, समान अवसर और 50% की सीमा। दूसरा कह रहा है यहाँ पर लोकतांत्रिक संसाधनों का संचालन की किस तरीके से करना चाहिए, स्थानीय प्रतिनिधित्व कितना अनिवार्य होना चाहिए और आधुनिक समय में जाति का स्थान क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों पर, इन सारे पैमानों पर हमें वर्क करना है ताकि फ्यूचर में ऐसी समस्याएं ना क्रिएट हो और इसकी वजह से 3-3 साल तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो लास्ट में क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में OBC राजनीतिक आरक्षण विवाद किस संवैधानिक सीमा के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को कमेंट में आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।